हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। क्या डिस्कस कर गुड रहे हो आप? इवनिंग मैम। कैसा पढ़ाते हो वो डिस्कस हो रहा है। अच्छा राहुल, अपना पढ़ाई छोड़ के दूसरों का पढ़ाना डिस्कस करने लगे आजकल। इतने बड़े हो गए तुम लोग। राहुल तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ सुमित बताओ। नो मैम, वो गलती से हो गया। देखो बैच वन में सही बोला पलक ने कि बैच वन में वही बच्चे हैं जिनके पास किसी तरीके का कोई एडवांटेज नहीं है ना। और उनका की ट्वेल्थ भी कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी है, उनको डाला गया है। जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत 11th पढ़ा हुआ है उनको डाला गया है। बाकी 12th में जो भी बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा भी हमें डाउट है कि अगर 11th में डालेंगे वो 12th का भी गड़बड़ कर देंगे, है ना, उनको नहीं डाला। अरे ठीक है, इट्स ओके। वो तुम मेरा अच्छा पढ़ाना पता है कैसे पता चलेगा? अगर तुम कह दोगे कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं बट तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम्हारा कहना सबको लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और अगर तुम कहोगे कि मैम बहुत घटिया पढ़ाती हैं उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो भी तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना। तो दिस विल डिपेंड ऑन योर स्कोर कि स्कोर क्या है ना। बातों पे विश्वास नहीं करते, डेटा पे विश्वास करते हैं। हाँ तो वही तो इसका मतलब सबसे अच्छा पढ़ा है तुमने फिजिक्स में। तो डेटा डेटा, हम लोग डेटा देखते हैं ना तुम्हारा। अब देखो, अब कोई बच्चा चाहे पूरे दिन रात फिजिक्स पढ़ रहा हो, अब तुम्हारा रिजल्ट आता है, हम क्या देखते हैं? तुम्हारा टेस्ट स्कोर। अब जिस बच्चे की फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आए हैं मुझे क्या लगेगा? वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, चाहे तुम कितना ही फिजिक्स पढ़ रहे हो मुझे लगेगा ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब बातों पर विश्वास कोई नहीं करता, रिजल्ट पे विश्वास करते हैं, ठीक है। राहुल, जितने भी बच्चे तुम बैठे हो सबको बता रही हूँ। हाँ जी। तो अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, अगर इस चीज का तुम्हें प्रूफ देना है तो फिजिक्स में मार्क्स अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे, वहां से वो दिख जाएगा। अब कई इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं, मतलब हमारे टाइमिंग पे भी थे, क्लास में कुछ पढ़ाते नहीं थे लेकिन वो बहुत अच्छे से मतलब बातें बातें बच्चों से अच्छा कर लेते थे, है ना। तो बच्चे क्या करते थे, यार वो मैडम तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में जाके पता चलता था ना यार वो तो बातें कराती रहेगी, पेपर में हम कुछ करके ही नहीं आए। तो ये भी होता है, हमारे साथ भी होता था। ये हमारे टाइमिंग में एक फिजिक्स की टीचर थी हमारी, उनका प्रियंका नाम था, प्रियंका जोशी या कुछ समथिंग यही नाम था उनका, प्रियंका। वो हमें फिजिक्स पढ़ाती थी, उन्होंने हमें 11th में फिजिक्स पढ़ाई थी। उन्होंने हमें 11th में फिजिक्स पढ़ाई, हमारी 11th उन्होंने इतनी बिगाड़ दी मैम ने। फिर 12th में भी उनको वही टीचर हमें दे दी 12th में। अब उन टीचर को बहुत साल का एक्सपीरियंस था। फिर हमने कह के टीचर को रिप्लेस कराया कि इन मैम का समझ नहीं आता, दूसरे टीचर को। अब प्रिंसिपल सर कहते हैं कि जो दूसरे नए टीचर आए हैं वो तो फ्रेशर हैं। जो दूसरे नए टीचर थे वो हमारे फ्रेशर आए थे, ठीक है। हमने बोला कोई नहीं, आप उन्हीं सर को पढ़ाओ। अब वो सर जब स्टार्टिंग में आए थे ना, स्टार्टिंग में जब उनका फर्स्ट या सेकंड डे था, अभी तो बेचारे बिल्कुल वो क्या करके आए थे, अपनी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करके आए थे, सिर्फ बीएससी करी हुई थी उन्होंने, ठीक है। बट बीएससी उनके किसी अच्छे कॉलेज से थी, शायद किरोड़ीमल कॉलेज था, दिल्ली का अच्छा कॉलेज है, उससे करके आए थे। अब जब हम उनसे सवाल पूछ रहे थे, हम 12th क्लास की गर्ल्स, और सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स पूरी क्लास में, लड़कियां ही लड़कियां बीएससी करके सर आए, सर से क्वेश्चन पूछे, सर के ऐसे हाथ ऐसे 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 हाथ कांप रहे थे सर के। बट हमने फिर भी सर को सेलेक्ट कर लिया कि नहीं, अब एक बार सर से ही पढ़ के देखते हैं। उन्होंने क्या 12th में क्या फिजिक्स पढ़ाई है हमें, हमें सब चीजें से उंगलियों पे करा दी थी उन्होंने, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग, है ना।
तो ये सब चीजें मैटर स्कूल में ज्यादा। हाँ, तो 11th में बहुत बिगड़ गई थी फिजिक्स मैडम की वजह से। तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं। फिर वो मैडम ऐसे दूर से देख के ऐसे खुन्नस खाती थी हमसे, है ना। इसीलिए तुम्हारे पास भी फीडबैक फॉर्म का ऑप्शन आता है ना, फीडबैक देते हो आप। हाँ, इतने बड़े टीचर पढ़ाते हैं तुम्हें फिजिक्स। हाँ, टीचर देखो सबको याद रहते हैं, मुझे तो अपने मोस्टली सारे टीचर याद हैं। अच्छा, 37 ईयर्स के, फिर तो अच्छा 37 साल के सारा। ठीक है, हमें तो मैम पढ़ाती थी। आज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। 1 तारीख से तो तुम्हारा नया कोर्स स्टार्ट होगा तुम सब बच्चों का, ठीक है। तो तुम्हारे पास आज का समय है, किसके मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस करने हैं। गर्व, ये सवाल क्या होता है? ये मतलब ये सवाल कैसे आया दिमाग में? जेई में भी आएगा क्या कि आप जिस टीचर से पढ़े उनकी एज बताओ? क्यों पलक, 200 मैग्नेटिज्म वर्ड्स में क्यों कैसा है एक्सप्लेन? का क्वेश्चन नंबर 7 करवा देना एक बार। हाँ अब्दुल्ला, किसका क्वेश्चन नंबर 7? मैम मैग्नेटिज्म के असाइनमेंट 1 का। ठीक है, कराएंगे। पलक, किसमें लिखे हैं 200 शब्द? मैम फीडबैक फॉर्म में। अच्छा, वो तो 3 बार भरना पड़ता है ना तुम्हें हर टीचर के लिए। यस मैम, मैं तीनों बार पूरा पूरा लिखती हूँ, कॉपी पेस्ट। सब टीचर का सेम फीडबैक देती हो? मैम थोड़ी सी लाइनें अलग कर देती हूँ, एक में अरे टाइम भाई, लगाना था। सब टीचर का सेम सेम क्यों देते हो, जिस मतलब सही ऑनेस्ट मैम ऑनेस्ट मैं सही फीडबैक दिया। लिखती हूँ, सेम नहीं, थोड़ा सिमिलर सिमिलर, हाँ, थोड़ी सी लाइनें होती है ना सेम। ठीक है, गुड। सबको देना चाहिए फीडबैक में। बाकी अब तो 1 महीना ही रह गया, अब तो तुम्हारा रिजल्ट ही हमारा फीडबैक दे देगा। ठीक है। अब्दुल्ला, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई? मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। देखो, इसमें तुम्हारे पास मान लो ये पहली कोई कॉइल होगी, ठीक है। इस पहली कॉइल की जो रेडियाई है वो ए रेडियाई है। अब ये कह रहा है कि मैंने इसमें एन टर्न्स बाउंड कर दिए, एन टर्न्स तक लपेटा, तो लपेटते लपेटते जब तक मैंने एन टर्न्स कंप्लीट किया, तो मान लो मेरी जो आउटर वाली आई रेडियाई, वो कितनी आई आउटर रेडियाई? वो बी आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो बता दो इन सब की वजह से। तो देखो, अगर एक ही कॉइल होता है तो डायरेक्ट म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो जाता है, और नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो मल्टीप्लाई n कर देते हैं। बट वो कब होता है? जब मेरी रेडियस में वेरिएशन ना आए, है ना। कि अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स इतने करे हैं बट मेरी रेडिएशन में वेरिएशन नहीं आया, यहाँ पर रेडिएशन में भी वेरिएशन आ गया, ए से लेके बी तक चली गई, है ना। तो अब इस केस में यानी तुम्हें लॉग लेना पड़ेगा, लॉग का मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, कैसे कि हम किसी छोटे से पोर्शन को कट कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन करके निकालो कि मैंने ये छोटा सा कॉइल, छोटा सा पोर्शन लिया है, तो देखो एन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी कॉइल में आए हैं, बी माइनस, थोड़ा सा साफ सा कर देते हैं। मान लो जो लास्ट रेडियस है वो यहाँ आ रही है बी, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया बेटा, ठीक है, जो कि कितनी दूरी पर है, सेंटर से आर की दूरी पर है, जिसकी थिकनेस कितनी मान ले, थिकनेस मान लो कि उसकी थिकनेस जो है डी आर है, छोटा सा जो एलिमेंट कट किया है। अब देखो तुम्हारे पास जो एन टर्न्स है वो कितनी रेडियस में है, बी माइनस ए डिस्टेंस में, बीच वाला तो खाली है ना। इस बी माइनस ए वाले हिस्से में क्या है, सारे एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मेरे पास एक रेडियस में कितने हो जाएंगे पर यूनिट डिस्टेंस में, एन अपॉन
बी माइनस ए। मुझे कितने थिकनेस में चाहिए, डी आर थिकनेस में, तो डी आर थिकनेस में इतने हो गए एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। तुम्हारे पास डी आर थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो तुम लिखोगे सेंटर पे जो मेरे पास इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई, म्यू नॉट, करंट तो आ ही रहेगा, अपॉन 2, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से आर लिए है हमने, आर, यहाँ पर लिखोगे क्या, dn। तो ये छोटा सा dn एलिमेंट हमने निकाल लिया, कितना, कैपिटल N अपॉन b माइनस ए इंटू क्या लिखोगे, dr। करेक्ट बेटा, इसका कर सकते हो अब क्या, इंटीग्रेशन कैसे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, कैपिटल N बाहर कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन कर दो, dr अपॉन आर का, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, पहला जो टर्न आया वो ए पे आया, लास्ट टर्न आया बी पे, तो क्या ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा शायद, है ना। बी बाय बी आ गया। इस तरीके से करें, तो बस फॉर्मूला सेम था बट यहाँ पर एन को चेंज किया है, इसी फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूला है, एन चेंज करना पड़ेगा बस, ठीक है। और बताओ इसमें, इस क्वेश्चन, इस वाले में, मैग्नेटिज्म में, मैम 8 का मतलब कर लिया था 8 वाला क्वेश्चन, बट लास्ट स्टेप में मेरा आंसर नहीं आ रहा था। इसका आंसर आ जाता है, इसका थोड़ा ना कैलकुलेशन थोड़ा अजीब सा पड़ता है, मैंने भी ये सॉल्व किया था, तो लास्ट में ना इसकी कैलकुलेशन में कुछ एक हिंट पॉइंट आता है, मैंने भी सॉल्व किया था ये, कैलकुलेशन एक बार बहुत लंबी जा रही थी बट उसमें फिर क्या करते हैं, कुछ हिंट सा आता है, मैं वो एक बार बता देती हूँ तुम्हें, मैंने सॉल्व किया हुआ है, किसी और बच्चे ने ट्राई किया था ये, हाँ ये रहा। क्या करते हो इस क्वेश्चन में, इसमें हिंट क्या करना है, नहीं कुछ नहीं करना इसमें, हिंट तो नॉर्मल सॉल्व हो जाता है, नहीं है इसमें ऐसा तो कुछ, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब्दुल्ला आंसर आता है बेटा इस क्वेश्चन में, मैं इसका तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगी, अगर तुम्हें चाहिए ना मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ओके मैम। तुम्हारे ग्रुप पे भेज देती हूँ, चेक कर लेना, ठीक है बेटा। अब्दुल्ला कहाँ गया, बाकी के बच्चे बोलो, बाकी सब पढ़ के बैठे हैं, कर दिया शेयर, देख लें। बाकी तो मैंने शायद तुम्हें करा ही रखे हैं ये क्वेश्चंस तो, नाइनटीन्थ हो गया था, 19th सबसे, 18th 18th बन गया था। पलक तुमने करे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व, नहीं मैम, क्यों, फिर कौन करेगा, हाँ मेरे को ही करनी पड़ेंगे। अपने नंबर पे ही सारी चीजें भेज देती हूँ, तुम्हें शेयर करने में आसानी रहती। मैंने एक और पीडीएफ बनाई थी ईएम इसकी, बहुत अच्छी थी वो, एक सेकंड वो करना, क्वेश्चंस। बाकी के बच्चे डाउट बोलो अपने, मैंने बोला था ना मैग्नेटिज्म के डाउट होंगे, तो बताओ फिर इसमें तो सेम ही है क्या, ये तो सेम ही डाउनलोड करती, सेम है तो। इसमें तो तुम कहोगे अरे मैडम इसमें तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पियर्स लॉ, ये तो शायद तुम्हारी वाली पीपीटी है जो तुम्हें बना के दी थी,
सेल्स, केवीएल, कंडक्टर्स, डाइपोल, अब नहीं मिलेगी वो। अभी ये नहीं डाउनलोड होगी, छोड़ो, हो गई। सेम वही है, छोड़ो, कोई नहीं। तुम इसी में से बताओ जो तुम्हें पीडीएफ शेयर करी थी, इनमें से तुम्हारे डाउट बोलो। और कोई बच्चा जिसका इसमें से कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में से? नहीं है किसी का? भाई किसी का डाउट ही नहीं है तुम्हारा इसमें से? सब कर लिया मैम तुमने? जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं एक बार दोबारा से करवा दो आप अपने मेथड से। सारे ही हैं इम्पोर्टेंट, तो दोबारा क्यों? डाउट बोलो, तुमने जो कर लिए वो सब इम्पोर्टेंट ही है। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट हो। तुमने सॉल्व करी है, तुम बताओ क्वालिटी तो। क्या तुम्हें कोई लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन था कि ये क्यों ही दे दिया टाइप्स? बार 18वां बताना, फॉर्मूला वो वाला। 18th? यस मैम। 18th कहाँ गया? एक मिनट, लैपटॉप, ये रहा। आई ए माइनस आई बी, ये हर्षित बताएगा। हर्षित, कोई डाउट नहीं आ रहा ना तुम्हें? बताओ कैसे करेंगे इस 18th क्वेश्चन को। हर्षित बताओ इस 18th क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 18th क्वेश्चन क्लास में है ये? ना डाउट पूछ रहे हो, क्या चाह रहे हो तुम बेटा? 1 महीने बचे हुए हैं तुम्हें। 15 वाला करा दो एक बार, 13 बता दो। बोलना होता है। मैं, हाँ हर्षित बोलो, समझाओ इस क्वेश्चन को। आवाज नहीं आ रही हर्षित। ये रहा 18th। और जिनको क्वेश्चन समझना है वो बोलो ना, बताओ, बोल के बताओ। ऐसे नहीं होता कि बोल ही नहीं रहे हैं। 18th मैम एक बार समझाओ कौन 13th सा? बता दो। हाँ बता दूंगी, पहले 18th कराओ। 18th देखो, 18th कैसे करोगे? तुम्हारे पास यहाँ पर दो लूप्स दी हुई है, लूप ए और लूप बी। ठीक है, इस और क्या कह रहा है? एन स्पेस चार्जेस हैं। ये जो एन, जो ये पॉइंट 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 दिख रहे हैं, ये चार्जेस है जिनकी वैल्यू क्यू है। ये एक सर्कल जिसकी रेडियस आर है उस पे रखे गए हैं। सर्कल को रोटेट करा रहे हो, अगर रोटेट करा रहे हो ओमेगा वेलोसिटी से, तो सिंपल सी बात है, ये चार्ज जो है इसकी वजह से करंट फ्लो हो जाएगा। एक बिगर लूप है बी, जिसको आपने इनक्लोज्ड किया हुआ है। एक दूसरी लूप है छोटी ए, जिसको इनक्लोज्ड किया हुआ है। अब कह रहा है आई ए और आई बी में बताओ कितना डिफरेंस होगा। अब देखो, जो आई बी है, आई बी लूप देखो, आई बी लूप ने कुछ करंट सपोज करो यहां से ऐसे निकल रहा होगा, फिर बेटा वो बी में ऐसे एंटर भी कर रहा होगा। तो यानी ये वाली लूप ने दो तरीके के करंट को एंटर कराया हुआ है, एक तो बाहर जाते हुए को और एक अंदर जाते हुए को, इस तरीके से। अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर क्या कहता है कि टोटल करंट इनक्लोज्ड बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, है ना? आई इनक्लोज्ड। तो बेटा इस एम्पियर लूप में आई कितना इनक्लोज्ड हुआ है बताओ? बी वाली लूप में आई इनक्लोज्ड ही कितना है? आई इनक्लोज्ड बी लूप में 0 है, क्योंकि करंट जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो इनक्लोज्ड कुछ नहीं हो पाया, 0 करंट इनक्लोज्ड हुआ। तो बी वाले में आप लिखोगे कि आई बी कितना हुआ? आई बी हुआ 0। ठीक है, लेकिन आई ए कैसा है? आई ए इस तरीके से है, आई ए इस तरीके से होगा, है ना?
यानी बस इसमें से कुछ करंट ऐसे जाता हुआ होगा आई ए से। बात समझ में आई? तो यहां से कितना करंट जनरेट हो रहा होगा इस छोटे से पोर्शन से, इस छोटे से लूप से? तो आई किसके बराबर होगा? क्यू बाय टी। क्यू बाय टी। अब यहाँ पर कितने चार्ज दे रखे हैं इस हिसाब से निकाल लो। टाइम क्या हो जाता है? टाइम किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी आर ओमेगा होता है, तो वेलोसिटी यहाँ आर ओमेगा लिख दो। आर से आर कट गया तो ये क्या हो गया? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर एन चार्जेस हैं तो शायद एन से मल्टीप्लाई किया होगा, एन क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। सी ऑप्शन। ठीक है बेटा? तो जब भी ऐसे सर्कुलर Yes. मोशन में हमें चार्ज निकालने के लिए बोले तो आई क्यू बाई टी हो जाता है। टाइम पीरियड हम यही लेते हैं सर्कल में, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, बस। ठीक है? हो गया मैम। 13th किसी ने बोला था? 13th देखो, 13th में बेटा क्या सवाल है? एन एलिमेंट डेल एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई, मतलब आपका छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ डेल्टा एक्स आई दिया हुआ है, यानी आई मतलब उसकी डायरेक्शन है ना। डीएल एलिमेंट हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है, ये एलिमेंट की हमेशा डायरेक्शन होती है। इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड एक्सपीरियंस ए लार्ज करंट आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक, यानी इस एलिमेंट का तुम्हें करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। कह रहा है कि बी वाई पॉइंट पर, जो कि इससे 0.5 मीटर की दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड बता दो। अब हमने पढ़ा है डीएल एलिमेंट के लिए एक ही फॉर्मूला है जो बताता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या? बायोट-सावर्ट लॉ। डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई डीएल क्रॉस आर स्क्वायर, है ना? यही फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता है, हाँ या ना? अब इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा, यही लिख सकती हूँ, हाँ या ना? इस डीबी को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, अब साइन किस किस के बीच का एंगल है? ये साइन कितना हो जाएगा? डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल। अब डीएल कहाँ दिया हुआ है तुम्हें? हाँ देखो, डीएल कहाँ दिया हुआ है? डीएल इज इन आई डायरेक्शन, और आर वेक्टर कहाँ है तुम्हारा? वाई में, वाई डायरेक्शन में। तो आई और वाई के बीच में एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। तो ये साइन हो जाएगा 90। डीएल कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। करंट 10 एम्पियर है। रेडियस कितनी दी हुई है? 0.5। सारी वैल्यू पुट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है? मैम हम जब डीएल आर लिखते हैं तो नीचे तो आर क्यूब आता है ना वैसे? कब? जब हम डीएल क्रॉस अच्छा, ये आर डीबी लिखते वेक्टर, हाँ डीबी वेक्टर, हाँ हाँ, फिर क्यूब आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, हाँ ये वेक्टर में ना क्यूब आ जाएगा। ठीक है? और क्वेश्चन 15th किसी ने बोला था? 15th क्या है भाई? 15 में क्या दिक्कत आ गई बेटा? 15th में देखो, 15th क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें 15th में दिक्कत आ रही है ना, तो आप डैम श्योर कि तुम्हें ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो 18th क्वेश्चन है उसमें भी दिक्कत आई होगी। जिस बच्चे ने 15th बोला है, किसने बोला है 15th? नैतिक ने बोला है शायद 15th। किसने? भाई हैंड रेज मत करो आज। हर्षित ने बोला है। हर्षित तुमने? सुनिधि ने? अच्छा ठीक है बेटा, मेहनत करनी शुरू कर दो। 1 महीना बचा है, 1 महीने मेहनत कर लोगे ना, तुम जो गिफ्ट मांगो वो तुम सबको गिफ्ट मिलेगा। तुम पढ़ लो बस, ठीक है? सबको सबको गिफ्ट मिलेंगे, पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो घर वाले भी कहते हैं। तो और क्या चाहिए तुम्हें? गिफ्ट ही तो चाहिए, और क्या चाहिए भाई? Two parallel long current carrying wires separated by a distance 2r as shown in the figure. The ratio of magnetic field at A to the magnetic C is x by 7. The value of x is, बताओ।
यानी ए और सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। जब ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो दो वायर है, वायर 1, वायर 2, वायर 1, वायर 2, ये ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनकी वजह से। अब जो वायर 1 है उनकी वजह से देखो सुनिधि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, आउटवर्ड। ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आई, सॉरी 1 Yes, की sir. वजह से, 1 की वजह से आउटवर्ड, और सेकंड की वजह से भी आउटवर्ड आ रही है। तो इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे बी ए पर तो दोनों को प्लस करोगे क्योंकि डायरेक्शन कैसी आ गई, सेम। अब स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जब B1 लिखोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। पहली वायर से ए पॉइंट की दूरी आर ही है, चलो बढ़िया। तो ये तो इतना हो गया। B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, 2i। देखो ये 2r प्लस आर, तो ये कितना आर हो गया, 3r। तो B2 क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर 3r, ठीक है। बट ये डायरेक्शन इन सब की क्या है, आउटवर्ड, तो ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा BA, ठीक है सुनिधि। अब बात आई सी पॉइंट की। अब आप सी पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो अब सी पॉइंट पे भी देखो पहली वाली वायर प्लस दूसरी वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहली वायर की वजह से सी पॉइंट पर इनवर्ड, दूसरी वायर की वजह से भी सी पॉइंट पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आया, यानी यहाँ भी ऐड हो जाएंगी। 1 की वजह से सी पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दूरी कितनी है 2r प्लस आर, सी पॉइंट की दूरी पहली वायर से 2r, ये आगे 3r, प्लस सेकंड वाली वायर की सी पॉइंट से दूरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया। तो बी ए और बी सी इनको ऐड करो, फिर इनका रेशो ले लो, फिर देख लो क्या आंसर आता है, ठीक है। इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं है ना जहाँ पे डिफरेंट आएगी डायरेक्शन? डिफरेंट आएगी, डिफरेंट ही है, ए और सी पे भी डिफरेंट ही आएगी, करंट तो अलग अलग है। ऐड हो रहे हैं ना, नहीं नहीं सेम आ देखो, अरे सेकंड वाली वायर का करंट 2i है, मैंने यहाँ पे देखो ये 2i है ना, सेकंड वाली वायर का करंट 2i है। डायरेक्शन डायरेक्शन अच्छा डायरेक्शन की कह रहे हो, डायरेक्शन क्यों, बीच पे ही देख लो, सेंटर में ही, सेंटर पे अलग आ रही है, एक सेकंड, सेंटर पे, हाँ सेंटर पे अलग तो आ रही है। पहली वायर की वजह से इनवर्ड आ रही है, दूसरे की वजह से आउटवर्ड आ रही है, सेंटर पे इसकी वजह से इनवर्ड, दूसरे की वजह से आउटवर्ड, हाँ सेंटर पे अलग आ रही है, माइनस हो जाएगा, इनके बीच में माइनस होंगे, यानी इधर और उधर एडिशन होगा, है ना, सही है भाई। सेंटर पे अलग आ रही है कि नहीं आ रही, Yes, ma'am. आ रही है हाँ मैम। हाँ। और बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे मैंने, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं जिसमें तुम्हें ऐसे डर लगना चाहिए था, बट क्वेश्चन सारी वैरायटी के दे दिए, कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटा तुम्हारा, इतना कर लिया तो मतलब बहुत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें करंट डेरिवेशन से भी करना है, वो भी पता चल गया। फिर एक एंगल थीटा वाले को, जो क्लास में जो 3-4 क्वेश्चन कराए थे ना इस वाले के, एम्पियर लूप के जो 3-4 क्वेश्चन क्लास में कराए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्लास के 3-4 क्वेश्चन जो है वो भी देख लेना, ठीक है। आ जाओ इसके सेकंड वाले पे आते हैं अब। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें बताओ इसमें क्या है, मैम फर्स्ट करवा दो। इसकी फर्स्ट में दिक्कत आ गई। मैम इस वाले में तो पूरा ही नहीं समझ आ रहा था। क्यों भाई, ऐसा क्या था इसमें, लैब अभी पिछली वाली क्लास में भी सॉल्व कराया है। बताइए इसमें क्या समझना है, क्यों नहीं समझ में आया इसमें, इसमें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है बस।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ड्यूट्रॉन है भाई और एक ड्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों की रेडियस दी हुई है, यानी रेडियस का फॉर्मूला लगेगा। रेडियस क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी। और तुम्हारे पास ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका तुम्हें मास रेशो पता है, चार्ज रेशो पता है, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इनका रेशो ले देना बस। अब mv को किस में बदलना पड़ेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात हो रही है, तो mv मोमेंटम होता है, इसको 2me में बदल लो, ठीक है। अब मास का रेशो तुम्हें पता है, चार्ज रेशो पता है, तो प्रोटॉन अपॉन ड्यूट्रॉन का क्या लेना होगा, रेशो। अब देखो कुल मिला के इनकी रेडियस भी सेम हो गई, तो रेशो भी 1 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हट जाएगा, तो देखो क्या लिखोगे, प्रोटॉन का रेडियस अपॉन ड्यूट्रॉन का रेडियस अपॉन प्रोटॉन का रेडियस किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन, एक सेकंड ऊपर साफ साफ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे कलर से, कलर ही बेकार है इसमें, तो व्हाइट पेज में करने के लिए कुछ समझ नहीं आता, हरे से छपा हुआ है, लाल से छपा हुआ है। लिखोगे आप रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ, अच्छा चार्ज भी है, हाँ चार्ज भी तो अलग अलग होंगे, पर चलो मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। दूसरी चीज किसका आएगा रेशो, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है वो तो हट जाएगी, दूसरा रेशो आएगा चार्ज का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऊपर चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन नीचे, सॉरी इनवर्सली है ना, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, क्योंकि चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो रेडियस 0.5 सेम है, तो ये इसको बराबर 1 के कर देना। अब ड्यूट्रॉन का मास कितने टाइम्स होता है प्रोटॉन के, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, हाँ मास तो शायद 2 टाइम्स होगा ड्यूट्रॉन का, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वो यहां पर पुट कर देना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा Q, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा बेटा, चार्ज तो शायद सेम रहेगा 1 हाँ चार्ज सेम रहेगा, ये रेशो भी हट गया है ना, बोलो हाँ या ना, इक्वल्स टू 1। स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, MP से MP कट गया, मैं अगर स्केयरिंग बोथ साइड करूंगी तो यहाँ क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1, ये 2 यहाँ नीचे चला जाएगा। ड्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी दे रखी है, 50 अपॉन के ई ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 आ गई, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या दिक्कत आई इसमें, डी है। हाँ वो ठीक है। अब बताओ, अब साइड में क्यू और क्यूडी क्या है वो बताओगे, चार्ज है, चार्ज क्यूपी ओके मैम ओके, चार्ज पे इनवर्सली रेशो है ना, तो ऊपर चार्ज अगर रेडियस ऊपर ड्यूट्रॉन की है तो ऊपर चार्ज प्रोटॉन का आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, देखो mv अपॉन क्यूबी है ना, इनवर्सली, इस वजह से। आगे अब बताओ, आगे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, 2 तो हो जाना चाहिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, फॉर्मूला लगाना है बस सर्कल का, है टाइम पीरियड का, सर्कल का। पीरवक्ष, यस मैम। तुम पीरवक्ष हो, यस मैम। पीरवक्ष बेटा 2 हो गया था, मैम 2 हो गया था, पक्का, यस मैम, 3rd में डाउट आ रहा था। 3rd में बताओ, 3rd में क्या डाउट है, मैम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। क्यों, 2 पार्टिकल हैं A एंड B जिनका मास ma और mb है रिस्पेक्टिवली,
having the same charges are moving in plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of the particle va and vb. तो देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि बेटा रेडियस जो है mv अपॉन qb है, बट टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 2 पाई m अपॉन qb. टाइम पीरियड में कहीं पर भी वेलोसिटी का टर्म नहीं आया. क्यों? इसका मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही चार्ज पार्टिकल का रेडियस होगा. मतलब जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से आएगा वो उतना ही बड़ा सर्कल बनाएगा, उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा. ठीक है. अब यहाँ पर दे दिया कि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं जिनके मास अलग है बट चार्ज सेम है. चार्ज सेम मतलब रेडियस चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रही. सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा. तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पे. ठीक है. तो अब तुम देख रहे हो कि जो ए पार्टिकल है उसकी रेडियस बड़ी है. और रेडियस कब बड़ी हो सकती है? जब एमवी का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो? बड़ा हो. किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में. तो बताओ बी वाला तो बड़ा हो ही नहीं सकता. करेक्ट. अब इसने कहा है कि एम ए ग्रेटर देन एम बी. सी वाला देखो, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वीबी. भाई मुझे क्या पता यही रेशो है, मेरे को तो प्रोडक्ट में देखना है ना, क्योंकि मेरी तो रेडियस ए की बी से ज्यादा है. तो मैं तो बस यही दूंगी कि एम ए वी ए जो है एम बी वीबी से ज्यादा होगा. अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन कम है कौन बड़ा है, ये तो हम पता ही नहीं लगा सकते. मुझे तो प्रोडक्ट की बात दिख रही है. तो मेरे लिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा? एम ए वी ए जो है वीबी से ज्यादा है. ठीक है. पीयूष मैम हम पर्टिकुलर क्यों नहीं देख रहे? जैसे वी ए बड़ा होना चाहिए. कैसे पता? मास से देख रहे हैं, प्रोडक्ट की देख रहे हैं. क्योंकि रेडियस डिपेंड कर रही है ना एमवी पूरे प्रोडक्ट पे. एमवी अपॉन क्यूबी मानी पूरे मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है. एमवी क्या है? एमवी मोमेंटम है ना. यस मैम. तो यानी ए वाले का मोमेंटम ज्यादा होगा ना. मेरे को तो वेलोसिटी का नहीं पता किसकी ज्यादा है, मैं तो मोमेंटम देखूंगी क्योंकि रेडियस पूरा एमवी पे डिपेंड कर रहा है. क्यूबी हट गया तो आप इंडिपेंडेंट नहीं दे सकते कि किसका मास कम है किसका मास ज्यादा है, इस वजह से. ठीक है. हाँ. फोर्थ तो देखो क्लास का ही क्वेश्चन है. फोर्थ मत कहना कि समझा दो. फोर्थ कराऊं? फोर्थ देखो वो वाला केस बनेगा. फोर्थ और ये वाला क्वेश्चन, ये फोर्थ एंड सेवंथ, ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन जिसमें तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर थिकनेस में ही होती है. देखो फील्ड. ठीक है. इस थिकनेस में ही मैग्नेटिक फील्ड है. समझ में आया? अब तुमने किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया, वो v वेलोसिटी से आ रहा है. इसमें v वेलोसिटी से आएगा तो सिंपल सी बात है, चार्ज पार्टिकल के पास दो ऑप्शन होंगे. जैसे कि फोर्स तो ऊपर लगेगी क्योंकि वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तो ऊपर लगी रही है, तो वो सर्कुलर मोशन बनाएगा. तो दो चीज होंगी कि या तो वो सर्कुलर मोशन ऐसे बना के इस तरीके से आ जाए. सेकंड केस होगा उसके पास कि वो अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते करते बाहर निकल जाए. है ना. दो केसेस पॉसिबल हैं कि सर्कल बनाते बनाते बाहर निकल जाएगा. तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा जाएगा कि जब पार्टिकल बाहर निकला तो डिफ्लेक्शन कितना था. तो दो तरीके से निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन की. भाई कुछ वेलोसिटी वी वाई में भी होगी, कुछ वेलोसिटी सपोज करो वी एक्स में होगी. तो टेन थीटा एक या तो वी वाई अपॉन वी एक्स करके निकाल सकते हैं, बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना डिफ्लेक्शन निकालना. तो फिर डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? देखो फिर ऐसे निकालेंगे डिफ्लेक्शन. ऐसे ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है. यहाँ पर ये एफ एम ऊपर की तरफ लग रहा है तो यानी यहाँ कहीं उसका सेंटर बनेगा जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है. ये इसकी रेडियस हो जाएगी आर. ये एंगल थीटा है तो बेटा ये 90 माइनस थीटा बनेगा, है ना. और ये कितना बनेगा? थीटा. और फिर ये वाला कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा. अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? एंगल थीटा. तो यानी ये वही एंगल थीटा है जिससे हमारा चार्ज डिफ्लेक्ट करेगा.
तो ये साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये वाली क्या होगी, ये वो थिकनेस होगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है। सपोज ये जो थिकनेस है वो है डी, इस डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना लेफ्ट में ना राइट में। बस समझ में आई? ना इसके लेफ्ट ना राइट मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बस इस छोटी सी थिकनेस में मैग्नेटिक फील्ड है। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जो किसके बराबर है? डी के बराबर। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये रेडियस। तो साइन थीटा जो डिफ्लेक्शन आता है वो आता है यहाँ से डी बाय आर। डी क्या है? डी वो थिकनेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस को कई बार और क्या लिख सकते हो भाई? रेडियस को mv अपॉन क्यूबी, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ जाए तो डी क्यू बी अपॉन mv को क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, मोमेंटम है। पोटेंशियल के टर्म में आ जाए तो डी क्यू बी अपॉन क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी को? 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसके ये फॉर्मूलेज बनते हैं, ठीक है। अब बताओ ये समझ में आ गया, है ना? समझ आ गया? ये बनता है जब अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इतना बड़ा रेडियस बनाएगा, कौन सा रेडियस? जो है डी से बड़ी बनी है, तभी तो बाहर निकला है कि उसने वो रेडियस बनाई जो इस डी से बड़ी है। फिर एक ये वाला केस होगा कि वो बाहर नहीं निकलेगा, जैसे ये देखो ये वाला केस। कहाँ चला गया? इस वाले केस में क्या होगा राहुल बताओ? जब बाहर नहीं निकलेगा तो तुम्हें क्लास नोट रटे होने चाहिए। अगर जिस बच्चे को 12th के क्लास नोट नहीं रटे हुए ना, वो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। क्लास नोट्स तो सबसे पहली प्रायोरिटी है रटनी, वो तो सबसे पहले रटे हुए होने चाहिए कि मैम ने किस पेज पे क्या कराया है। अब तक तो हम तो जब क्लास, पता है हम लोग जब छोटे थे ना तो कुछ समझ में तो आता नहीं था कुछ। जब भाई बहुत छोटी बात बता रही, जब हम 6th-7th में पढ़ते थे उस टाइमिंग पे ना वो हालत वो नहीं थी कि समझ के पढ़ना है। 5th-6th तक हम टीचर्स के नोट्स को थोड़ा सा रट के जाते थे, है ना। तो पता है मेरी एक फ्रेंड थी, वो कैसे पूछती थी, हम तो कुछ रट के जाते थे, ठीक है, वो पता किस हद तक रटती थी। वो कहती थी मनीषा तुझे याद है मैम ने उस क्वेश्चन में ना उस वाले पेज पे वो टू और उस वाली वर्डिंग के बीच में एक शब्द था, वो बताना। मेरी एक फ्रेंड थी, है ना, शी इज नाउ, वो उसने अभी फिलहाल वो MBBS डॉक्टर है ना। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो क्या करती थी वो, इस हद तक रट लेती थी। वो कहती थी मनीषा वो टू और उसके बीच में एक शब्द है, वो बताओ वो क्या है, मेरे को माइंड में आ नहीं रहा वो। मैंने कहा भाई कहाँ पे कह रही है, करी वो तूने रटा नहीं? मैंने कहा भाई मुझे याद नहीं है। और उसने फिलहाल MBBS ही चुनी और वो हो गया उसका फाइनली, है ना। तो फिलहाल वो CMO बन गई है फिलहाल, तो शी इज डूइंग गुड इन हर लाइफ। तो मुझे पता चल रहा है कि भाई रटने की भी देखो वैल्यू तो होती है ना। तो चीजों को रट लो भाई। समझना ठीक है एक हद तक, पर अगर समझ ना आए तो एग्जाम निकालने के लिए चीजों को मैं तो यही बोलूंगी रट लो। एक एक फॉर्मूला, एक एक डेरिवेशन, क्या चीज है, सब रटो पेपर में, पेपर के लिए। और सबसे पहले तो मैं तो खैर उन्हीं में से हूँ जो समझ के चीजें करते हैं, है ना। चाहे मेरा ऐसा है कि अगर एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसी में ही चाहे पूरी रात बैठ जाओ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, मेरा वो वाला सीन है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो इतना आगे बढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि हम और चीजों में उलझ जाते हैं, है ना। और कई बच्चे रट के अपना कर कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या एग्री करते तुम लोग इस चीज से? राहुल एग्री कर रहा है, राहुल इसलिए राहुल रटने बढ़ जाता है राहुल। क्या कह रही कृतिका? सेम व्हाट मैम, जब तक मुझे भी कुछ समझ ना आए तब तक। वही तो बात है, मेरा भी यही रहता है। बट ये ना थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है लाइफ के लिए, है ना, बहुत। कि जैसे जब मैंने अपना UPSC का प्रिपेयर किया था तो मेरा यही होता था कि किसी बॉडी के बारे में पढ़ लिया, किसी की कोई एक नई बॉडी है उसके बारे में पढ़ लिया, जैसे WHO हो गई, बहुत सारी है ना। तो पढ़ लिया तो उसके में जब तक पूरी उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ ली ना, पूरा डिटेल नहीं पढ़ लिया, वो क्यूरोसिटी होती है ना, वो कई बार ले डूबती है। ये मैंने चीज नोटिस करी है कि क्यूरोसिटी इज गुड,
बट ये देखो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। हम कई बार क्यूरोसिटी के चक्कर में ना उस टारगेट से भटक जाते हैं, है ना। वो टारगेट से नहीं भटकना है कि भाई मेरे को इस एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ना है, मुझे जो ये चीजें हैं, जो ये फिजिक्स है, ये क्यों क्या कैसे हो रहा है, ये हम बाद में भी समझ लेंगे। मेरे को एग्जाम निकालना है, एग्जाम में सर्टेन ऑफ थिंग्स आती है, दैट इज इनफ फॉर मी। हाँ आदर्श, यू आर राइट। हाँ है ना, ये रहता है ना वो बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना कि चीज क्या थी वही भूल गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो वही तुम्हारे लिए यहाँ पर भी एक सीख है कि भाई ज्यादा चीजों में नहीं पढ़ना, जितना टीचर्स करा रहे हैं उतना ही करो। अब ये डी, अगर हमारी रेडियस क्या होगी, डी से कम होगी, तो वो वाला केस कौन सा बनता है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। बस, तो इसमें रेडियस को लेस देन डी कर देना। इसमें रेडियस कितनी बनेगी तुम्हारी, बी माइनस ए। ठीक है, रेडियस किसके बराबर होती है, एम वी अपॉन क्यू बी के। तो रेडियस कम है ना, बस ये वाला सीन लगा देना, इसमें हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी माइनस ए वाला हो जाएगा, बस ऑप्शन नंबर बी करके देख लेना, आसान है, समझ में आ जाएगा, क्लास में भी कराया। बाकी बताओ और क्वेश्चन। फिफ्थ कर दिया, फिफ्थ बोलो, फिफ्थ करो बैठ के। नैतिक करेगा, नैतिक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। नैतिक, सुनिधि, कृतिका, मनीषा, स्मृतिका, 5 का आंसर। हाँ 25। पता नहीं क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। क्या कह रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या। चल समीर क्लास में आए हो। हाँ ओम नमः शिवाय। धनंजय क्या आंसर आ रहा है 5 का। मैम डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैम क्यू ई बी से निकाल दो। वेरी गुड, है ना। बाकी नैतिक, सुनिधि, समृद्धि का, मनीषा, कृतिका, सुनिधि, अंजलि मैम दिया। आ गया। 6 बताओ बेटा। जितनी भी गर्ल्स है ना, तुम तो बिल्कुल एकदम ऐसे पक्की हो जाओ कि हमें तो जेई निकालना ही है। अच्छी जगह पढ़ोगे, अच्छी जगह एडमिशन लोगे तो बहुत चीजें डेवलप होती हैं ना। तो एकदम 1 महीने जी जान लगा दो बस अपनी, फिर उसके बाद तुम्हें जहां घूमना है वहां घूमो फिरो, मतलब अच्छी जगह एडमिशन लेने के बाद। सिक्स्थ का आंसर बहुत जल्दी बताया जा सकता है, कौन बताएगा, हर्षित बताएगा। हर्षित 6 का आंसर बताओ। हर्षित, ये हर्षित है भी क्या कर रहा है, हर्षित बोलता क्यों नहीं है।
बोलो हर्षित, ये हर्षित है ही नहीं शायद, है ना, चला गया ये ABCDFGH, आज है ही नहीं क्लास में हर्षित शायद। तो फोन में पता नहीं क्या हो रहा है। ओके बताओ 6th क्वेश्चन कौन बताएगा? समृतिका तुम बताओ। बोलो कौन बता रहा है, बताओ बोलो। ऑप्शन 4। हाँ हाँ, किसने बताया? टम 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 करे जा रहे हो, अपने मुंह से आवाज नहीं कर सकते, टम 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 कर रहे हो जब से। हाँ नैतिक बता, क्या कहना चाहता है? हाँ सिक्स्थ का क्या होगा? डी, है ना, डी ऑप्शन। वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है और मोमेंटम वेक्टर है, तो वेलोसिटी यानी डायरेक्शन चेंज होती रहती है सर्कुलर में, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है मैम एक बार दोबारा समझा। अच्छा, ये धनंजय को भी नहीं आता था। काइनेटिक एनर्जी भाई स्केलर क्वांटिटी है ना, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो सर्कुलर मोशन में यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज बट मैग्नीट्यूड सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, हाफ mv स्क्वायर। यस मैम। मोमेंटम भी क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो दोनों में v आ रहा है, बट अलग क्या हो गया, मोमेंटम में वेलोसिटी का वेक्टर देखेंगे, वेक्टर वाला, तो वेक्टर तो मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मतलब मोमेंटम चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब समझ में आया? यस तो मैम। ये अच्छा वेरी गुड। इसका क्वेश्चन नंबर ये वाला बताओ, 10th हो गया था, 10th। देखो क्वेश्चन नंबर 10th देखो, इसमें कई बच्चों को पता नहीं दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों। इसमें रीजन 1 और रीजन 2 दिया हुआ है और ये इंटरफेस है। चार्ज पार्टिकल रीजन 2 से चलना शुरू करता है। रीजन 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 वो बड़ी है B1 से। अब देखो रेडियस जो होता है mv/qb होगा। इसमें तुम्हें चार्ज पार्टिकल का मास चार्ज सेम दिया हुआ है, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इनिशियली जो है वो दे रखी है। अब सर्कल मोशन में रहेगा तो वेलोसिटी चेंज तो होती नहीं है, मतलब वेलोसिटी भी सेम है, तो इसका मतलब रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के सीधे। अगर मैग्नेटिक फील्ड B2 यानी अगर B2 बहुत ज्यादा बड़ी है तो यानी R2 का जो रेडियस बनेगा वो छोटा बनेगा। और इसमें कहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो रीजन 2 से चलना शुरू करेगा, तो रीजन 2 से चलना शुरू करा तो मान लो चार्ज पार्टिकल इतना चला, A से लेके C तक चला, अब पहुंच गया R1 में। अब R1 में देखो मैग्नेटिक फील्ड कम है तो मतलब रेडियस बड़ी बनाएगा, तो यानी वो इतना चलेगा। सपोज करो C से लेके D आ गया। अब वो तुमसे कह रहा है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है, तो बेटा चार्ज पार्टिकल चलना ए से शुरू हुआ, फाइनली डी पे हुआ, तो बट डिस्प्लेसमेंट तो इतनी होगी ना, एडी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मैं क्या करूं, हम ए से सी का डायमीटर निकाल लें, यानी मैं ए से सी डिस्टेंस निकाल लूं और डी से सी निकाल लूं। भाई यही तो रेडियस होगी। डी क्या है? ए से सी क्या है? ए से सी मेरी रेडियस है ना R2, उसका डायमीटर हो जाएगा 2R2। सी से डी मेरी रेडियस, सी से डी यानी सेकंड वाला जो सर्कल बना है सी से डी, इसका क्या बनेगा? देखो भाई सी से डी ये बना, तो इसका रेडियस नहीं निकाल सकते तुम R1, और इसका पूरा डिस्टेंस ले लूंगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा डायमीटर 2R1, तो ये हुआ 2R1। तो
अब बड़ी वाली रेडियस बड़ी है क्योंकि वो रीजन 1 में है, उसका मैग्नेटिक फील्ड 1 छोटा है, तो क्या करोगे, आपको एडी निकालना पड़ेगा। एडी निकालने के लिए क्या करोगे आप, सीडी में से एसी घटाओ, करेक्ट, सीडी में से एसी घटा दो। इतना समझ में आया। अब सीडी क्या है, मेरी R2 है, यानी 2R2 डायमीटर। एसी क्या है मेरा, 2R1, 2R2 यानी mv अपॉन क्यू B2 माइनस 2 mv अपॉन क्यू B1, है ना। एक सेकंड, R1 बड़ा है ना, R1 बड़ा है, तो R1 में से R2 घटाओ, CD, यस, R1 में से R2 घटाएंगे तो B1 माइनस B2। क्लियर हुआ। कॉमन क्या ले लूं, 2 mv अपॉन क्यू B1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस B1 अपॉन B2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया किसी को क्या किया है। इसमें बस तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है चार्ज पार्टिकल की ए से डी तक, बाकी सब रेडियस है ना, रेडियस मतलब डायमीटर निकालना है। धनंजय समझ आया बेटा। यस मैम। नैतिक, सुनिधि, पलक, पलक आया, हाँ जी मैम आ गया। पलक को नहीं आया मुझे पता है, और ये वैसे ही कह देती है आ गया मैम। पलक नहीं आया ना। अगर तुमने ये चैप्टर खुद से नहीं किया होगा, एक बार भी रिवीजन नहीं करी होगी, तो तुम्हें आज की क्लास में कुछ नहीं समझ में आया होगा, सब तारे जमीन पर लग रहा होगा तुम्हें आज। ठीक है, अगर तुमने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है तो सब तारे जमीन पर तुम्हें उल्टी चिड़िया, उल्टे पक्षी, सब यही लग रहा होगा आज। तो मैम फिर लीव कर सकते हैं। तुम उनमें से ये एक हो, हाँ, तुम उनमें से ये एक हो गया। अब्दुल्ला, अगर सुन, लिसन 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 लिसन, अगर तुम्हें लग रहा है कि आज की क्लास का कुछ समझ में नहीं आया, तो यू नो यू वेयर आर यू लाइंग इन योर जेई प्रिपरेशन। ठीक है, ये ऐसे सवाल हैं जो मैं तुम्हें क्लास में करा चुकी हूँ। पेपर डिस्कशन में कितनी बार आते हैं ये क्वेश्चन। कौन सा ऐसा बच्चा है बेटा जिसे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है। अब्दुल्ला, लग रहा है क्या डिफिकल्ट साइड पे। हाँ पलक, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। जिसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पहले बेटा क्लास नोट्स पढ़ो, क्लास के लेक्चर्स देखो। देखो कई बार भूल जाते हैं चीजें, मैं भी भूल जाती हूँ, सब भूल जाते हैं। पलक, अंजलि को भी लग रहा है, अंजलि तुम्हें भी डिफिकल्ट लग रहा है। नो मैम। थम्स अप क्यों किया। पीर बख्श को भी लग रहा है, सक्षम मैम को सिर्फ भी ये लग चैप्टर की बात हो रही है। हम्म, सिर्फ ये चैप्टर की बात हो रही है, पूरी फिजिक्स। अच्छा, मतलब पूरी फिजिक्स तुम्हें उल्टी चिड़िया लग रही है। थोड़ी थोड़ी मैम। पूरी फिजिक्स उड़ी पड़ी है। मैम बाद वाले चैप्टर, कौन से बाद वाले। मैम मैग्नेटिज्म ये सब के बाद आते हैं जो। मैग्नेटिज्म उड़ रहा है, ईएमआई उड़ा पड़ा है, ईएम वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, मतलब वेव ऑप्टिक्स नहीं आता। मैम आता। भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे तो तुम अटैक दे दोगे किसी दिन। तुम्हें मैं आज की क्लास में तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। चुप पढ़ लो, ज्यादा नौटंकी मत करो यहाँ बैठ के, तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तुम बस ऐसे ही बकवास करते हो। आज की क्लास में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, सच बताओ। फिर जो ये मुझे कॉपियां भर भर के भेजते हो अपने अपने ग्रुप में, ये क्यों करते हो फिर। पीर बख्श, क्यों नहीं पढ़ रहा बेटा। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे, बकवास मत करो। पलक और जो बाकी के बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं उनको यही बोलूंगी कि प्लीज एक बार क्लास के लेक्चर्स के
गो थ्रू करो एक बार, है ना। रात में कई बार नींद नहीं आती, सुबह फ्री पड़े रहते हो, तो लेक्चर्स उठा के देख लिया करो वन शॉट। मैम चैप्टर मुश्किल दिया है, अच्छे से उस टाइम नहीं पढ़ा था ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है इसमें। क्या बना रही हूँ, प्रॉब्लम आ रही है इसमें? पहले से ही मुझे लगा अच्छे से नहीं पढ़ा मैंने। सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं है तो प्लीज क्लास लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स। क्योंकि अब एक महीने में वो समय नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठ के थ्योरी पढ़ाऊं, ठीक है। ये वो समय नहीं है कि मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊं, अब प्रैक्टिस का समय है। अगर किसी बच्चे को थ्योरी में ही इशू आ रहा है तो प्लीज क्लास लेक्चर्स देखो, जो टॉपिक नहीं आता उसका लेक्चर उठाओ और देखो। हाँ, अगर किसी को थ्योरी में इशू है तो वो सेपरेटली मेरे को बोल सकता है, मैम मुझे नहीं आ रहा, आप एक बार मेरा इसका लेक्चर ले लो, तो हम लेक्चर अरेंज कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ट्राई करो, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ट्राई करो। स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट। एट्थ ये रहा। एट, अगर एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाई। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट यस। करेगी? Yes, ma'am. आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो अट्रैक्ट करेगी तो उसका फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स, अट्रैक्शन का फोर्स इस आयरन पे। अगर मेरे पास एक ये पेंडुलम है और यहाँ पर एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल रिंग है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। करंट फ्लो कर रहा है मतलब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे इस आयरन को क्या करेगा भाई? अट्रैक्ट Attract. करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव का फोर्स कहाँ लगेगा भाई? Downward. डाउनवर्ड्स, FM, डाउनवर्ड्स लग रहा है। और क्या लग रहा है नीचे? वेट, ठीक है। तो यानी नीचे जो ग्रेविटी का फोर्स, जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, देखो टाइम पीरियड है 2π√L/g। L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना। L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। G इज ग्रेविटी, इसका मतलब सारा टर्म ग्रेविटी पे है, लेंथ तो घट बढ़ सकती नहीं है, यानी ग्रेविटी का क्वेश्चन होगा, इतना तो समझ ही सकते हो। तो अब ग्रेविटी के साथ क्या होगा? एक तो पहले ही ऑलरेडी नीचे वेट एक्ट हो रहा है जिसके पास कितनी ग्रेविटी है? G। एक अट्रैक्टिव फोर्स है डाउनवर्ड्स, तो यानी उसकी वजह से जो सपोज करो कुछ भी एक्सेलरेशन आती है वो इस G में ऐड ही तो होगी, G+ है। यानी यहाँ पर जो नेट या फिर इफेक्टिव लिखोगे एक्सेलरेशन वो क्या होगी? G+A हो जाएगी, है ना। तो यानी तुम्हारी ये वाली वैल्यू बढ़ गई तो टाइम पीरियड घटा होगा, दैट मीन्स पेंडुलम का टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, है ना। तो या तो ऑप्शन ए बनेगा या ऑप्शन डी बनेगा। आगे कह रहा है डैम्पिंग स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू एयर। नीचे कह रहा है कि डैम्पिंग लार्जर होगी एज कंपेयर टू एयर। तो डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग क्या होगा? डैम्पिंग देखो, जब पेंडुलम इस तरीके से घूमता रहता है तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है? धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा और बाद में आके पेंडुलम क्या हो जाता है? रेस्ट पर। बाद में आके रेस्ट में आ जाएगा। तो इसी को डैम्पिंग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था बट फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटता चला गया, यही डैम्पिंग है। ये किसकी वजह से होता है डैम्पिंग? कोई ना कोई क्या होती है? फोर्स एक्ट कर रही होती है अगेंस्ट में, है ना। जैसे हवा में क्या होता है? हवा में, हवा की वजह से कौन सा? ड्रैग।
है ना, कोई भी फोर्स हो सकता है, ड्रैग फोर्स हो जाएगा तुम्हारा, है ना, एयर फ्रिक्शन हो गया, इन सब की वजह से डैम्पिंग होती है, जब भी तो तुम्हारा पार्टिकल धीरे 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 आके स्टॉप हो जाता है। तो ये कह रहा है कि एयर के केस में ज्यादा डैम्पिंग होगी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब ज्यादा डैम्पिंग होगी, तो एयर में बेटा सबसे कम डैम्पिंग होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एयर से कम डैम्पिंग तुम्हारे फील्ड में तो नहीं होगी, तो डैम्पिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ए नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस मोर और लेस कवर हो जाते हैं। तो कल का तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा? नेक्स्ट क्लास में तो अलग अलग ही मिलेगा सबको, है ना, अगली क्लास से तो। आज फिजिक्स की लास्ट क्लास नहीं है टुगेदर? हाँ, 12th की। 12th की कल नहीं नहीं, फिजिक्स की मैम क्लास नहीं है, 30 को पेपर है, उसके बाद तो क्रैश कोर्स शुरू हो जाएंगे। हाँ क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, बट दोनों बैचों में स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ही शुरू होगा, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सारे बच्चे पढ़ के आएंगे, ठीक है। ओके मैम। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ठीक सब है। पढ़ के आना, सब दोनों बैचेस में मेरी तरफ से। नेक्स्ट चैप्टर इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो तुम्हारा क्या होमवर्क रहेगा, जियो के क्लास नोट्स एक बार देख के आ जाना, ठीक है बेटा एवरीवन। ओके 2 दिन चलेगा शायद, 2 या 3 दिन। अच्छा सर, मैम आप ही कराओगी? आप क्या? मैम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप ही कराओगी? हाँ मैं ही कराऊंगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जब पूरा बैच ही मेरे पास है तो वो भी मैं ही कराऊंगी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास हाँ 11th वाले भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ के आना, ठीक है। 11th में जो है बच्चे उन वो 12th कौन है 11th में कौन है 12th में पता ही नहीं। पता चल जाएगा, बट मैंने फिजिक्स में बोला है 11th 12th में कोई किसी में भी हो तुम्हें पढ़ के अभी जियो आनी है, और किसी के अगर अपने एक्सटर्नल डाउट हो तो वो भी तुम पहले ही भेज सकते हो, है ना, वो क्लास के बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्लास में तो नहीं होगा, बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शायद प्रिंस को दिक्कत थी, है ना प्रिंस, तुम्हें मुझे शायद अभिषेक सर ने इन्फॉर्म भी किया था कि फिजिक्स उसमें दिक्कत है तुम्हें जियो में, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कत है, या फिर तुम मुझे क्वेश्चंस शेयर कर देना, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय मैम।